बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के हैरान कुन फैसले के 24 घंटे के अंदर अंदर बशीर मेमन जो कि साबिक DGFI हैं उनको लॉन्च कर दिया गया। इसकी वजूहात पे बात करते हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्यों इनको लॉन्च किया गया और एक पूरा एक नया इशू क्रिएट करके और खड़ा कर दिया गया, जिसमें यह तासुर दिया जा रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पहले DGFI जो उस वक्त के थे बशीर मेमन, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और उनको कहा गया कि आप केस बनाएं। और जैसे बशीर मेमन साहब ने खुद बताया कि मुझे फ़रोग़ नसीम ने बुलाया, मुझे फ़लाँ ने बुलाया, मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया, ये कहा गया, आज़म खान ने कहा, ये सारे उन्होंने नाम लिए। लेकिन मैं आपके सामने कुछ डेट्स रखना चाहता हूँ, ज़रा फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। 29 नवंबर 2019 को इस्तीफ़ा देते हैं मोहतरम बशीर मेमन साहब, 29 नवंबर 2019 को, और वाजिद ज़ियाद साहब को लगाया जाता है DGFI। वजह वो ये बताते हैं कि क्योंकि हुकूमत ने उनको ट्रांसफ़र कर दिया था और कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करें, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा नामुनासिब है क्योंकि 16 दिसंबर को मेरी रिटायरमेंट हो रही थी और मेरी रिटायरमेंट से कोई 19 रोज़ पहले क्योंकि वाजिद ज़ियाद साहब को लगाया गया है, इसमें मेरी एक तरह से इंसल्ट है। और उन्होंने जो बहरहाल डिज़ाइन में जो बात लिखी थी, जो 29/11/2019 का उनका इस्तीफ़ा है, उसमें उन्होंने कहा था, मुख्तसर से इस्तीफ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि मैं हुकूमत के जो मेयार है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, कारकर्दगी उस तरह से नहीं दिखा रहा, इसलिए मुझे जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। नहीं किया जाना चाहिए था ट्रांसफ़र, क्योंकि 19 दिन तो वैसे मेरे रह गए थे, लिहाजा मैं जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होता हूँ। हैरान कुन तौर पर जो काजी फ़ाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हुकूमत ने दायर किया, वो दायर हुआ 28 मई को। 28 मई 2019 को रेफरेंस दायर हुआ, तो इसका मतलब यह है कि 28 मई से पहले ही इनको बुलाया गया होगा। 28 मई से पहले ही इनको बुलाया गया होगा ना कि हमने ये चीज़ें करनी और आप करें। इन्होंने इनकार किया। जैसे भी हुकूमत ने वो तैयारी मुकम्मल करके और 28 मई को तो रेफरेंस भी दायर कर दिया। अगर हम 28 मई को ही अगर तारीख रख लें तो 28 मई के बाद 29 नवंबर तक, यानी तकरीबन 191 रोज़ तक, 191 डेज़, 191 रोज़ तक बशीर मेमन साहब DGFI रहते हैं और वो बिल्कुल जो है वो ना कोई बयान देते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना मुस्ताफ़ी होते हैं। और हैरान कुन तौर पर हुकूमत भी उनको नहीं हटाती कि हुकूमत जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक इशू था काजी फ़ाइज़ को हटाना, तो हुकूमत को तो चाहिए था फ़ौरन उनको हटा देते, हटा के नया DGFI लगा देते। उनको ना हुकूमत हटाती है, ना वो खुद कोई बात करते हैं, ना वो कोई रिटर्न में इस चीज़ को लाते हैं। चलें ठीक है, नौकरी थी, मजबूरी थी, नौकरी करनी थी, हो गया। 29 को रिज़ाइन दे देते हैं, उनकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। 29 नवंबर से लेके और आज के दिन तक ये को बनते हैं जब ये बोले हैं 514 रोज़ बाद इनको याद आई ये बात बताना, मुस्ताफ़ी होने के बाद, जब इनकी कोई लीगल हैसियत नहीं थी, मुस्ताफ़ी होने के बाद इनको 514 रोज़ बाद याद आया ये कहना कि हुकूमत मुझे जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी चाहती थी। हैरान कुन तौर पर इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें इन्होंने यही कहा कि हुकूमत क्योंकि वो कुछ चाहती थी मुझसे, मैंने वो नहीं किया और इस वजह से सारा कुछ किया गया, वहाँ पे भी ये कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाते। हुकूमत ने तो इनकी पेंशन रोक दी, सब कुछ कर दिया ये उस वक्त। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, आज जो इनकी जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं, इनमें बहुत सारी ये हैं जो आज से कोई कई माह पहले ये एक यूट्यूब चैनल पर भी ये बातें कर चुके हैं और एक अखबार में ख़बर भी ये सारी जो इन्होंने खुद दी थी वो सारी खबर भी लग चुकी है। आज इसको वो जिसे कहते हैं ना कि पुरानी शराब को नई बोतल में, आज नए अंदाज से इसको एक इशू बनाया गया, एक हाइप क्रिएट की गई और पूरा एक नया इशू खड़ा कर दिया गया लोगों को मुतवज्जे किसी और तरफ करने के लिए। उसमें मैं आता हूँ इसकी वजह क्या है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी बड़ी हैरानकुन तो है कि जब ये मुस्ताफ़ी हो गए नवंबर में, तो काजी फ़ाइज़ ईसा का केस उस वक्त तक शुरू हो चुका था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जिन सहाफ़ियों को ये पहले अपने हक़ में ख़बरें देते थे, उन्हीं में से किसी सहाफ़ी को खबर दे देते, वो खबर लगा देता, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इनको तलब कर लेती कि इतनी बड़ी बात। मेरे ख्याल अगस्त में काजी फ़ाइज़ साहब ने उस रेफरेंस को चैलेंज कर दिया था और दिसंबर में भी वो उसकी समाअत थी। तो जब इन्होंने मुस्ताफ़ी हो गए थे, एक खबर लगवाते, सुप्रीम कोर्ट के सामने आती, काजी फ़ाइज़ को भी फ़ायदा होता, इनको भी फ़ायदा होता, हुकूमत को नुकसान होता। ये नहीं बोलते। काजी फ़ाइज़ का केस 19 जून 2020 तक चलता है, 19 जून 2020 तक चलता है, यानी कोई 6 माह वो चलता है। लेकिन बशीर मेमन साहब ना तो खुद कोई बात करते हैं, ना कोई खबर लगवाते हैं। उनके लिए खबर लगवाना कोई मसला नहीं, वो पहले कई खबरें लगवा चुके थे अपने हक में। वो कोई टॉक शो करवा सकते थे, खबर लीक कर सकते थे, खबर लगती, रोला पड़ जाता, इनको तलब किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बातें जो ये कर चुके हैं। अच्छा, फिर काजी फायसा का केस का फैसला भी आ गया तफसीली 23 अक्टूबर को, तब तक भी नहीं बोले। जस्टिस काजी फायसा रिव्यू में चले जाते हैं, रिव्यू चलता रहता है, तब भी नहीं बोले। हालांकि सबसे ज़्यादा तो उस वक्त जितने जस्टिस काजी फायसा के हामी थे, उनकी ज़रूरत थी काजी फायसा साहब को कि वो कोई ऐसी चीज़ उनको देते कि वो और ज़्यादा इसको जो है वो साबित करने के लिए चीज़ें करते। और मैंने आपको कहा ना कि जब आप हुकूमत के खिलाफ इस हद तक चले गए हैं कि आप निजी महफिलों में बैठ के और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की वालदा को भी तज़हीक आमेज़ अल्फाज में और बुरा भला कहते रहे और इमरान खान को गालियाँ देते रहे। आप जब आप इस हद तक चले गए हुए थे, इतने आगे आप चले गए हुए थे, तो फिर आपके लिए क्या मसला था कि आप जो है वो आप ये भी खबर लीक कर देते। और जो इमरान खान की वालदा को गालियाँ देने वाली बात है, इस पर कभी आऊँगा मैं, मेरे पास एक बंदा, उससे मैं बात करूँगा अगर वो आना चाहें और वो इस बात की गवाही दें कि कहाँ इन्होंने बैठ के और इमरान खान की वालदा को गालियाँ दी थी। खैर, अब जब ये सारा कुछ हो गया, काजी फायसा केस का फैसला आ गया, फैसले के 24 घंटे के अंदर अंदर ये बयान देते हैं कि काजी फायसा के खिलाफ तो मुझे केस बनाने के लिए बुलाया गया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, आप उनके ऊपर केस बनाए। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाऊंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादा है। सुप्रीम कोर्ट के हैरान कुन फैसले के बाद आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप चौकों और चौराहों पे देख रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, जितनी शदीद तनकीद पाकिस्तान की अदलिया पर हो रही है, इतनी मैंने शायद इससे पहले उस वक्त देखी थी जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था। लेकिन उस वक्त ये था कि लोग, हुकूमत को भी बहुत से लोग बुरा भला कह रहे थे कि आप क्यों जो है आपने वो किया फैसला कि ECL से नाम निकालने के लिए। हुकूमत ने तो इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी थी 5-7 अरब का, वो फिर अदालत ने वो भी कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सब टेंशन नहीं लेनी, आप जाएँ। उस वक्त भी इतनी ज़्यादा अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं हुई थी, लोगों का एतमाद उस तरह से नहीं उठा था जितना इस फैसले के बाद उठा। अब ये देखना होगा कि किसको रेस्क्यू करने के लिए DGFIA को, साबिक DGFIA को लॉन्च किया गया और पूरे प्रोग्राम और बड़ी हाइप और ये और वो और सारी चीज़ें। मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे पहले ये इंटरव्यू दे चुके हैं यूट्यूब चैनल्स पर, उस वक्त उन्होंने ये बात नहीं की। ये जाके और वहाँ पे अदालत में पेश हो सकते थे, वहाँ पे अदालत में पेश नहीं हुए, इन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन अब जब जस्टिस काजी फायसा केस का फैसला आया और उस फैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अब ये नया इन्होंने एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। क्योंकि ज़ाहिर है जो सवाल हो रहे थे सोशल मीडिया पे और लोगों के जहनों में सवाल हैं कि वैसे तो 99.99% रिव्यू की जो रिव्यू पिटिशंस होती हैं, दरखास्तें होती हैं, अपीलें होती हैं, वो तो मुस्तरद हो जाती हैं, उनके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आती। यहाँ पर कैसे 2 जजेस जो हैं जिन्होंने पहले 19 जून के फैसले पर दस्तखत किए, 23 अक्टूबर के फैसले पर दस्तखत किए और उसके बाद फिर जो कुछ वहाँ पर रिव्यू में होता रहा समातों में, उसमें आपको आगाह कर चुके हैं। फिर हैरानकुन तौर पर कैसे 7 से 4 रह गए वो जजेस। तो इस सारी सूरत हाल में जो आप समझिए कि ये जो आप DGFIA साबिक को लॉन्च किया गया है और पूरी एक हाइप देकर लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराने की कोशिश की जा रही है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी वाकई काजी फायसा के खिलाफ केस बड़ा जो है वो गलत बनाया गया था और हुकूमत ने पहले FIA को कहा कि आप केस बनाएं, लेकिन ये सारा गलत था। लेकिन सवाल बरकरार हैं, FBR की रिपोर्ट मौजूद है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एडमिटेड फैक्ट हैं, मनी ट्रेल देने में नाकामी थी, बगैर तहकीकात के, बगैर ट्रायल के जज साहब को बरी कर दिया गया और कहा गया कि अब वो जो FBR के पास मामला भेजा गया था वो भी ख़त्म, FBR की रिपोर्टें भी कलअदम, तमाम चीज़ें गैर कानूनी जैसी भी नहीं पूछ सकती। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पर चल रहा था कि शुक्र करें जजेस ने ये नहीं लिख दिया कि हमारे जज भाई से रोज़े आखिरत भी सवाल नहीं किया जा सकता। ये लाइटर नोट पे सोशल मीडिया पे चल रहा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सबका आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।